अगली कहानी हितैषी। विनीत का इस नए शहर में स्थानांतरण हुआ था। आज यहाँ वह पहले दिन ऑफिस आया था। उसने कुछ आवश्यक फाइलें मंगाने के लिए चपरासी को घंटी बजाई। जैसे ही चपरासी अंदर आया, दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए। फिर चपरासी बड़े रूखेपन से वहां से चला गया। विनीत को एक एक करके पिछली बातें याद आने लगी। 10 वर्ष पूर्व यह चपरासी शरद विनीत का सहपाठी था। इसके पिता स्कूल में प्राध्यापक थे। गांव में उनकी खेती बाड़ी भी थी। शरद इनका इकलौता बेटा था। माता पिता के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। वह कामचोर और आलसी बन गया। विद्यालय से इधर उधर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता और पैसे भी गाड़ता। पिता लाड़ में कुछ न कहते। परीक्षाएं होती तो उसे नकल करते हुए देखकर भी अध्यापक कुछ न बोलते। 8वीं की परीक्षा कभी फेल होकर और कभी नकल करके शरद ने जैसे तैसे उत्तीर्ण कर ली। प्रथमाचार्य का बेटा था, इसलिए कोई उससे कुछ कहने का साहस न करता। पर अध्यापक और सहपाठी सभी उसके दुर्व्यवहार से परेशान थे। अपने आगे वह किसी को कुछ समझता ही न था। चाहे जब चाहे जिसका अपमान कर देता। जो छात्र पढ़ने में अच्छे थे, अध्यापकों से प्रशंसा पाते थे, उनका तो वह विशेष रूप से शत्रु था। शरद और उसके समूह के अन्य लड़के ऐसे छात्रों को तरह तरह से परेशान करते। वे कभी रास्ते में अकारण उन्हें पीटते, कभी कापी के पन्ने फाड़ देते, कभी सब मिलकर उसका मजाक बनाते। विनीत का वह सब विशेष रूप से मजाक बनाते और अपमान करते थे। कारण कि वह गरीब माता पिता का लड़का था। उसके पास दूसरों की तरह अच्छे कपड़े जूते आदि ना थे और ना ही खर्च करने के लिए पैसे थे। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता जैसे तैसे उसे पढ़ा रहे थे। विनीत अपने घर की स्थिति को अच्छी तरह से समझता था, अतः वे जी जान से पढ़ाई में जुटा रहता था, जिससे पढ़ लिख कर स्वावलंबी बन सके। विनीत का विद्यालय में सदा प्रथम स्थान आता था और इसी बात से शरद चिढ़ता था। पर वह जानता था कि उन लड़कों से उलझने या शिकायत करने से कोई लाभ भी नहीं है। हाई स्कूल की परीक्षाएं निकट थीं। पढ़ने वाले सभी बच्चे पढ़ाई में जुटे थे, पर शरद और उसके साथियों को आवारागर्दी से ही फुर्सत न थी। परीक्षाओं का उन्हें डर भी ना था। वे कुछ नकल करते, कुछ बातें करते और अनुत्तीर्ण होने पर भी उन्हें दुख ना होता। तभी सहसा एक दुर्घटना घटी। शरद के पिता को अचानक हृदय का दौरा पड़ा और वे चल बसे। किसी ने ऐसी कल्पना तक ना की थी। शरद तो इस स्थिति से भौचक कर रह गया। घर में तो परेशानी थी ही, स्कूल में भी कम संकट ना था। जो भी पुस्तक पढ़ने को उठाता वही कठिन लगती। उसके मित्र भी उसे ना पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करते। परीक्षा में शरद और उसके साथियों ने हर बार की भांति नकल करने का प्रयास किया। नए प्रधानाचार्य सख्त थे और नकल के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने शरद से कई बार पर्चे छीने, उसे चेतावनी दी। अंततः एक दिन परीक्षाओं में निरीक्षण करने के लिए आए उड़नदस्ते ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। विनीत की हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी आई और वह शहर पढ़ने चला गया। शरद की माँ भी अपने बच्चों को लेकर भाई के यहाँ चली गई थी। आज शरद को इतने वर्ष बाद देखकर भी विनीत तुरंत पहचान गया था। उसे दुख भी हो रहा था। यदि शरद पढ़ने लिखने में मन लगाता तो अच्छे पद पर होता। विनीत शरद से बात करना चाहता था, पर वह था कि उसे देखते ही कठोर मुख मुद्रा बना लेता। शरद अब भी वैसा ही उद्दंड और उच्छृंखलित था। उसे मन ही मन डर था कि विनीत उससे पुराना बदला ना चुकाए। विनीत यद्यपि उसका ऑफिसर था, पर वह उसका तनिक भी सम्मान न करता, वरन साथियों में बैठकर उसका तरह तरह से मजाक बनाता। विनीत को यह सारी बातें पता थीं, फिर भी वह मन से उसका भला चाहता था और सोचता था कि किसी न किसी प्रकार वे उन्नति कर ले। उसने गरीबी का संकट झेला था। 400 रुपयों में शरद को अपनी पत्नी, माता और बच्चों का निर्वाह करने में कितनी कठिनाई होती होगी, यह भी समझता था। विनीत उसका अपमान करेगा, शरद की यह धारणा गलत सिद्ध हुई। शरद उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। अक्सर उसके घर परिवार आदि के विषय में सहानुभूति पूर्वक पूछता रहता था। किसी अन्य कर्मचारी से उसने शरद के विरुद्ध कुछ न कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि शरद का मन भी उसके प्रति बदलने लगा था। विनीत के एक बड़े औद्योगिक संस्थान के व्यवस्थापक से अच्छे संबंध थे। उन्होंने शरद के विषय में उनसे बात की। वे विनीत के कहने पर शरद को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए। विनीत ने शरद के सामने यह प्रस्ताव रखा तो उसे सहसा विश्वास ही न हुआ। विनीत इस प्रकार उसका हित चिंतक है, यह तो उसने सोचा भी न था।
भावावेश में उसका गला रुंध गया। वह इतना ही कह पाया, मैंने तो आपको बहुत तंग किया है, आपका यह उपकार। अरे उपकार की बात छोड़ो भी, तुम प्रगति करोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, विनीत ने उसकी बात काटते हुए कहा। विनीत ने अपने ऑफिस से शरद को 1 वर्ष का अवैतनिक अवकाश दे दिया। 6 मास की ट्रेनिंग के बाद शरद को वहीं नियुक्त कर लिया गया। ट्रेनिंग की अवधि में भी विनीत उसके परिवार की सहायता करता रहा। अब शरद काफी बदल चुका था। वह मन लगाकर कार्य करता, परिणाम स्वरूप वह प्रोन्नति करता गया। वह अपने परिवर्तन और उन्नति के लिए विनीत का आभारी है और उसका बहुत सम्मान करता है। सच है, व्यक्ति तभी बदलता है जब वह अंदर से बदलना चाहता है, अन्यथा उसे बदलने के सारे परिवेश और प्रयास मूल्यहीन हो जाते हैं। और यह भी उतना ही सच है कि सच्चे अंतःकरण से किया गया सज्जनतापूर्ण व्यवहार कभी न कभी दूसरे पर प्रभाव डालता ही है। अगली कहानी, अंधेरे के पार। अरुणेश आज सुबह से भटकते भटकते थक गया था। वह बहुत देर तक एक उपवन में लेटा रहा, फिर कई घंटे बाजार में यूं ही चक्कर लगता रहा, पर दिन था कि कट ही ना रहा था। 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा था। पूरा दिन अरुणेश को पहाड़ जैसा लगता था। वह सोच रहा था कि घर में था तो कुछ पता ही न लगता था कि कब सुबह हुई कब शाम। भाई बहन, माता पिता, मित्रों के साथ समय चुटकियों में ही बीत जाता था। कभी छोटे बहन भाई के साथ खेलना, उनसे रूठना मनाना, कभी मित्रों के साथ खेलना, कभी पढ़ना, कभी घूमना, समय बड़ी खुशी खुशी बीत जाता था। ना कोई परेशानी थी, ना चिंता। पर अरुणेश को भी ना जाने क्या सूझी, कौन सी कुगड़ी थी कि वह घर छोड़कर भाग निकला। वह अपनी दुर्बुद्धि को कोस रहा था। उसकी जेब में थोड़े से ही रुपये बचे थे। वे भी 2-4 दिन में समाप्त हो जाएंगे तो वह क्या खरीदेगा, कहाँ रहेगा। आज भी उसने सुबह से कुछ न खाया था। मन बहुत खिन्न था, कुछ खाने की इच्छा भी ना हो रही थी। जबकि घर में तो वह सुबह सुबह ही चाय लाओ नाश्ता लाओ की धुन से मम्मी को तंग कर दिया करता था। वह सोचने लगा कि अब कोई काम खोजे, क्या करे। काम भी उसे क्या मिल सकता था, वह तो हाई स्कूल फेल था। उसने अपनी आयु के बच्चों को गंदे फटे कपड़े पहने चाय की दुकानों पर काम करते या फिर भीख मांगते देखा था। उनके बीच अपनी कल्पना करके ही वह सिहर उठा। अब उसकी समझ में आया कि पिताजी उसे क्यों डांटते थे कि वह पढ़े और अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो। परंतु अगले ही क्षण उसका मन फिर विद्रोह करने लगा। वह सोचने लगा कि कहने सुनने की सीमा होती है। पिताजी तो जैसे दुश्मनों की भांति हर समय उसके पीछे ही पड़े रहते थे। उस दिन तो अति ही हो गई। वह मित्र के साथ घूमने को निकल ही रहा था कि पिताजी झुंझलाए, परीक्षा सिर पर है, पर साहबजादे को घूमने से ही फुर्सत नहीं है। अभी घूम ले, फेल हो गया तब बताऊंगा। याद रखना, घर में घुसने नहीं दूंगा। उस समय वहां पिताजी के मित्र 2-3 पड़ोसी भी थे और उन्हें कटकर रह गया। सच तो यह था कि वह ढीठ बनता जा रहा था। पिताजी जितना उसे डांटते उतना ही वह उस बात को अधिक करता। कुछ उसके मित्रों की भी संगत ऐसी थी कि उसका मन पढ़ने लिखने में कम और घूमने में अधिक लगता। हाई स्कूल का परीक्षा फल आया तो धड़कते दिल से वह देखने गया। कई बार उसने देखा पर उसका नाम कहीं भी ना था। उसे कुछ ना सूझा। घर जाने पर अब खैर नहीं, इतना तो उसे निश्चित पता था। वहीं अपने 1-2 मित्रों से बहाना बनाकर उसने 50 रुपये इकट्ठे किए। कुछ रुपये उसके पास भी थे। वह सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा और यंत्रबद्ध सा टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। ये तो अच्छा था कि उसने बहुत दूर के स्टेशन की टिकट नहीं ली। वह पास के ही एक नगर में उतर गया और तभी से भटक रहा है। 2-3 दिन बाद जब आवेश थोड़ा कम हुआ तो उसे होश आया कि वे क्या कर बैठा। पर अब घर जाना तो और भी मूर्खता होगी और भी बुरा होगा, ऐसा वे सोचता रहा। घर से अलग रहकर ठीक से जी पाना इतना कठिन है, ये तो उसने सोचा भी ना था। सोचते सोचते वह चाय की दुकान के निकट पहुंच गया। लड़के को चाय बनाते देख उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। वह वहां बैठ गया और एक चाय तथा डबल रोटी का आदेश दिया। कुछ खा पी कर अरुणेश फिर चल पड़ा, भटकने के लिए अपरिचित मंजिल की ओर। अभी तो दिन के 12 ही बजे थे। जून की धूप चिलचिला रही थी। वह कहीं ठंडक में बैठने की सोच रहा था, तभी सामने पुस्तकालय दिखा और वह उसी में घुस पड़ा। सोच रहा था अच्छा है, कुछ देर ठंडक मिलेगी और चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। अनेक समाचार पत्र सामने की मेज पर पड़े थे।
अरुणेश वहीं जाकर बैठ गया और उलटने पलटने लगा। उसकी दृष्टि सहसा ही विज्ञापन वाले कॉलम पर पड़ी। वहां तो उसी का फोटो छपा था। उसने धड़कते दिल से पढ़ा। नीचे लिखा था, 16 वर्ष का लड़का, गौरवर्ण, नीली पैंट शर्ट पहने, दिनांक 20/6/88 से लापता है। पहुंचाने वाले को मार्ग व्यय तथा उचित पुरस्कार दिया जाएगा। नीचे उसके नाम संदेश भी था, प्रिय अरुणेश, तुम्हारी माँ, पिताजी, बहन भाई सभी बहुत व्याकुल हैं। तुरंत घर चले आओ। तुम्हारा पिता। अरुणेश का दिल घबराने लगा। चोर नजरों से उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। पुस्तकालय में उस तेज गर्मी में कम ही आदमी थे। मैं कुछ देर अखबार की ओट में मुंह करके बैठा रहा। उसके सामने पिताजी, माताजी, भाई बहनों के चेहरे घूम रहे थे। तो पिताजी ने भी मुझे माफ कर दिया। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, कैसा पागलपन कर बैठा, मैं सोच रहा था। पर अभी भी उसे पूरी तरह विश्वास नहीं आ रहा था कि पिताजी उससे नाराज ना होंगे। कहीं कोई देख ना ले, इस भय से वह पुस्तकालय से भी जल्दी ही उठ गया। अब उसे अपने पकड़े जाने का भी डर लग गया था। वह किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। चलते चलते एक बरगद की छाया में कुछ पल खड़े होकर सुस्ताने लगा। वहीं चादर फैलाए एक ज्योतिषी बैठा था। अरुणेश ने सहसा ही अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी दृष्टि से देखा। लाल चेहरा, अस्त व्यस्त वेशभूषा, मुंह पर चिंता की गहरी लकीरें। वह तुरंत समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ज्योतिषी तो अधिकतर मनोविज्ञान को पहचान कर ही बात बताते हैं। उसने कहा, गलत कर रहे हो, रास्ता बदलो तभी सुख पाओगे। अरुणेश ने समझा कि ज्योतिषी ने हाथ देखकर सारी बातें पता कर ली हैं। उसने पूछा, पिताजी नाराज तो ना होंगे? पिताजी के पास जाकर माफी मांग लो और सही कदम उठाओ, उन्हें भी सुख मिलेगा और तुम भी कुछ बन जाओगे। ज्योतिषी अपने चश्मे को नाक पर से ऊपर चढ़ाते हुए बोला। उसने तो एक सामान्य सी बात कही थी जो सभी पर घटित होती है, पर उस संकट की घड़ी में, उद्विग्न मनस्थिति में अरुणेश को लगा कि यह महान ज्योतिषी है, सारी बात जान गया है, उसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। उसने बड़ी श्रद्धा से 5 का नोट ज्योतिषी जी को चढ़ाया। बच्चा कल्याण होगा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। अब अरुणेश सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी जेब में टिकट लायक ही पैसे थे। टिकट लेकर वह रेल में चढ़ा और धम्म से सीट पर बैठ गया। थकान और संतोष से उसकी आंखें मुंदी थीं। उसे लग रहा था कि वह संसार के पार आ गया है। उसका मन भावुक हो उठा था। बार बार सारी घटना और भटकन मन को भिगो रही थी। उसकी आंखें भर आईं और वह सोचने लगा, ओह, कितनी बड़ी भूल की मैंने। चलते चलते स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और भविष्य को अंधेरे में झोंक दिया। हे भगवान, किसी प्रकार पिताजी और माँ से इस बार क्षमा मांग लूं तो फिर कभी उनकी आज्ञा नहीं टालूंगा। मेहनत से पढ़ूंगा और उनकी आशाओं के अनुरूप बनूंगा। उसका मन तुरंत ही घर पहुंचने के लिए छटपटा रहा था और रेलगाड़ी उसे रेंगती सी लग रही थी। अगली कहानी, सच्चा स्काउट। दुर्गामन्यु होशंगाबाद जिले में रहता था। यद्यपि वह अभी किशोर ही था, पर था बड़ा साहसी। उसकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे अनेक बातों का प्रशिक्षण दिया था। दुर्गामन्यु एक अच्छा स्काउट भी था। स्काउटिंग ने भी उसकी प्रतिभा का पूरा विकास किया था। वहां उसने अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी स्काउटिंग टीम का वह दल नायक था और उसके स्काउट मास्टर तथा शिक्षक वर्ग उसके कार्यों से बड़े प्रसन्न रहते थे। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी बहती है। दुर्गामन्यु नदी में नहाने का शौकीन था। वह प्रायः प्रतिदिन ही नदी में स्नान करने जाता। एक दिन दुर्गामन्यु नहाने गया तो उसने देखा कि एक लड़की नदी में डूब रही है। उसके अभिभावक किनारे पर खड़े चिल्ला रहे हैं। तैरना न जानने के कारण वे नदी में कूदने से झिझक रहे थे। नदी का बहाव बहुत तेज था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। दुर्गामन्यु को तैरना आता था। लड़की और उसके अभिभावकों की करुण पुकार सुनकर वह अपने आप को रोक न सका और तुरंत नदी में कूद पड़ा। वह नदी की तेज लहरों को चीरता हुआ उस स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां बालिका डूब रही थी। पर जैसे ही वह उस स्थान पहुंचा, बालिका डूब चुकी थी। ऊपर से उसका कुछ अता पता न था। दुर्गामन्यु अब संशय में पड़ गया कि पता नहीं बालिका कहाँ डूबी है। तभी उसे एक स्थान पर बुलबुले उठते दिखाई दिए। उसने तुरंत पानी में नीचे डुबकी लगा दी। वहां कुछ देर खोजने पर लड़की मिल गई। दुर्गामन्यु उसे पानी की सतह पर ले आया, पर इस बीच वह लड़की इतना घबरा गई थी
कि दुर्गा मन्यु से कसकर लिपट गई। अनेक बार कहने पर भी उस लड़की ने दुर्गा मन्यु को ना छोड़ा। दुर्गा मन्यु अब तैर भी नहीं पा रहा था, अतः उसने जबरदस्ती जैसे तैसे उससे अपने आप को छुड़ाया और लड़की को बड़ी कठिनाई से पकड़कर किनारे तक लाया। अपनी बच्ची को सकुशल पाकर अभिभावक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्गा मन्यु का अत्यधिक आभार व्यक्त किया। अरे यह तो मेरा कर्तव्य था। उनकी बात सुनकर विनीत दुर्गा मन्यु कहने लगा। दुर्गा मन्यु की इस बहादुरी का समाचार उसके विद्यालय तक भी पहुंच गया। प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक दुर्गा मन्यु से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे विशिष्ट पुरस्कार दिया। स्काउट मास्टर कहने लगे, दुर्गा मन्यु, तुमने स्काउट के कर्तव्य का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। ईश्वर मुझे जीवन भर इस कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति दे। दुर्गा मन्यु बोला। हाँ, तुमसे हमें ऐसी ही आशा है, वह कहने लगे। दुर्गा मन्यु को अपने इस सत्कार्य के लिए प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। होनहार प्रतिभाशाली बालक बालिका ही राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। उनका उज्जवल भविष्य ही राष्ट्र और समाज का आशापूर्ण भविष्य होता है, क्योंकि आने वाले समय में वही देश के नागरिक और समाज के कर्णधार होंगे।